हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए। टुडे वी हैव टू नो आउट ऑफ बोथ ऑफ देम, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाई। इन दोनों में से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, क्यों। आज हम इन चीज़ों को सीखेंगे। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, एक पेज में इसको ख़त्म कर दिया गया है, बट हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो हम क्लियरली कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, वहाँ पर हमारी कोई गलती ना हो। बट फर्स्ट लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा कि वहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें अब हमारे पूरे चैप्टर में यूज़ हो रही हैं। देन सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, किसने डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी की, किस तरह न्यूक्लिक एसिड काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर हमने एक मेन न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किया हमारा डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, डबल हेलिक्स मॉडल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि डीएनए की पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरह इतने लंबे डीएनए को 2.2 मीटर के डीएनए को हम 10 माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कराते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि प्रोकैरियोट्स में कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है एंड यूकैरियोट्स में कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। फिर हमारा लास्ट वीडियो क्या था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि हाँ डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लास्ट वीडियो में हमने क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देख लिया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। पहले ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, बट नहीं, डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इनफैक्ट कहीं कहीं आरएनए भी, किसी वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर क्या ये हमें पता चला था किससे, हार्शी चेज के एक्सपेरिमेंट से, जिसने हमें क्या दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कि डीएनए और आरएनए। ये तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, बट कहीं कहीं आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। तो ये सारे चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है और उससे पहले आरएनए कब आया था, यानी आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल था, उसको क्यों रिप्लेस किया गया डीएनए से। अब पहले ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, उसको क्यों रिप्लेस करके डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। तो याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायरसेस में, जैसे मैंने अभी बताया वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ऐसा नहीं कि वायरसेस में सिर्फ आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए या बोथ ऑफ देम। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, या क्लास 11th का अगर फर्स्ट चैप्टर याद हो, वहाँ पे हमने वायरस का क्लासिफिकेशन ही कुछ इस तरह किया था, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। हमने वायरस को 2 क्लासेस में डिवाइड किए थे, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। यानी ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए की तरह काम करता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो क्या होते हैं, डीएनए वायरस। वो वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आरएनए वायरस। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। आरएनए वायरस का इंपॉर्टेंट जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में भी पूछा जाता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो क्या करता है, एड्स कॉज करता है। फिर सेकंड एग्जांपल हमारा क्या, सेकंड एग्जांपल हमारा टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। थर्ड है हमारा क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी के सेकंड पैरा में दी गई हैं, हमें याद रखना है ये कैसे हैं, आरएनए वायरसेस हैं। फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोस्टली पाया जाता है। और जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या बोला मैंने, जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए मैंने बोला डबल स्ट्रैंडेड मोस्टली होता है, बट एक क्या है, 5x174 बैक्टीरियोफेज, 5x174 बैक्टीरियोफेज। इनमें क्या होता है, इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इनका स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्या है, हमें याद रखना है, क्यों, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि 5x बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब आप लोग सोचेंगे कहाँ मेंशन किया गया है, तो मैंने एक वीडियो हमारा था क्या, डीएनए वाला जो वीडियो था उसके एंड में एक क्वेश्चन भी पूछा था
जहाँ पे 5x बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया एनसीईआरटी में डीएनए वाले पैराग्राफ में, वहाँ पे क्या है 5x बैक्टीरियोफेज में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात हुई है। उसके बाद जितने भी बैक्टीरियोफेज या ह्यूमन की बात की गई है सब में बेस पेयर की बात की गई है। 5x बैक्टीरियोफेज में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का नंबर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है और एक ही स्ट्रैंड है तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता तब हम क्या बोलते हैं, उसे बेस पेयर बोलते। तो यहाँ से क्या हुआ, उसका आंसर भी मिल गया हमें और ये भी पता चल गया कि 5x बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। फिर एसएसआरएनए यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वहाँ पे कौन सा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इसका एक्सेप्शन है रियो वायरस। रियो वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, dsRNA। तो ये दो एग्जांपल हमें एक्सेप्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एनसीईआरटी में मेंशन है दोनों के नाम। हमें पता होना चाहिए कि इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, किसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक्सेप्शन भी याद होने चाहिए। अब फिर एनसीईआरटी ने पूछा है कैन यू रिकॉल द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हमें क्या करना है, डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस देखना है। फिर क्या करेंगे, कुछ ऐसे हम क्राइटेरिया देखेंगे जो किसी एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे, फिर वो क्राइटेरिया जानेंगे क्या क्राइटेरिया है, फिर उस क्राइटेरिया में हम लोग डीएनए आरएनए और इनफैक्ट प्रोटीन को भी हम कंपेयर करके देखेंगे, तब वहाँ से हमें पता चलेगा कि बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा क्योंकि सब चीज़ें पहले पढ़ा दी जा चुकी हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे वे में अरेंज कर रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। पहला डिफरेंस आरएनए डीएनए में क्या है, उनके पेंटोज शुगर में डिफरेंस होता है। दोनों में पेंटोज शुगर होता है बट पेंटोज शुगर अलग अलग टाइप का होता है। आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है याद होगा वो कैसा शुगर होता है, राइबोज शुगर। डीएनए में आरएनए में राइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में राइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर इनका स्ट्रक्चर याद हो तो डीऑक्सीराइबोज शुगर कुछ इस तरह था, यानी इसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, थर्ड कार्बन पे OH। और राइबोज शुगर कुछ इस तरह था इसका स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है। इसमें सेकंड कार्बन पे भी OH था, थर्ड कार्बन पे भी OH था। तो ये हमारा एक डिफरेंस है, आरएनए में राइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे ये कैसे स्टेबिलिटी को इसके इफेक्ट करता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सब्सिक्वेंट सेक्शन में पढ़ते चलेंगे। सेकंड डिफरेंसेस क्या थे? सेकंड डिफरेंस डीएनए आरएनए में था इनके बीच नाइट्रोजनस बेसिस। तो आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, AUGC, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस थे, एडेनिन, थायमिन, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये इनकी नाइट्रोजनस बेसिस में डिफरेंस हो गया। अब थर्ड क्या है हमारा, कैटालिटिक रिएक्शन, यानी इनमें से कौन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो याद रखना डीएनए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता है कभी भी। डीएनए डोंट एक्ट एज कैटलिस्ट, डीएनए नेवर एक्ट एज कैटलिस्ट। बट आरएनए क्या है, कभी कभी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ रिवाइज कराना चाहूँगा बायोमोलिक्यूल का। हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। ज़्यादातर एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स कहें या कैटलिस्ट कहें एक ही बात है, दोनों का काम क्या है, सेम है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना और खुद रिएक्शन में कंज्यूम ना होना, खुद एट द एंड ऑफ रिएक्शन सेम टू सेम उसी कंसंट्रेशन में वापस आ जाना। एंजाइम बोले या कैटलिस्ट बोले। तो हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। बट कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, आरएनए का होता है। तो आरएनए ऐसे एंजाइम्स जो ऐसे आरएनए जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, याद होगा राइबोजाइम्स बोलते हैं। आरएनए विच एक्ट एज एंजाइम उसे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इसका मतलब कभी कभी कैटालिटिक एक्शन कौन शो करता है, आरएनए वर्क एज कैटलिस्ट। हमारे कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को आरएनए इफेक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, कैटलिस्ट की तरह ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें तो हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा डिफरेंस यहाँ कंपेयर हो गया। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड। तो यूजुअली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। ये भी इसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, इसके म्यूटेशन रेट को अफेक्ट करेगा। तो वो हम अभी फीचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी। आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों, ड्यू टू एक्स्ट्रा OH ग्रुप, ड्यू टू एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डीएनए में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप
इनफैक्ट वो ऑक्सीजन कम है, यहाँ से बस ऑक्सीजन ही तो हटा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हट गया। तो ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, आरएनए की, मोर रिएक्टिव। डीएनए कैसा हो गया, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब हमने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन। रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जो चीज़ जितना ज़्यादा रिएक्टिव उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। आरएनए जितना ज़्यादा रिएक्टिव, आरएनए की स्टेबिलिटी उतनी ही कम, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। डीएनए रिएक्टिव कम है इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को भी हमने डिफरेंस देख लिया। एनसीईआरटी ने बोला है कि कैन यू रिकॉल द टू डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। एनसीईआरटी में सिर्फ हमें दो डिफरेंसेस रिमेंबर करने को बोले हैं, लेकिन हम क्या करें, हम लोग सारे डिफरेंसेस देखते चल रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। फिर नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन रेट। अब म्यूटेशन यानी किसी भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना। फिर धीरे धीरे म्यूटेशन से क्या होगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन अल्टीमेटली किस में लीड करेगा, वेरिएशन विल हेल्प इन इवॉल्विंग एंड इवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यानी म्यूटेशन रेट किस में काम कराता है, इवोल्यूशन में काम कराता है। अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें म्यूटेशन रेट ज़्यादा होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसमें म्यूटेशन रेट कम होता है। ऐसा क्यों, अब डबल स्टैंडर्ड है तो वो स्टेबल होगा, यानी इसके नाइट्रोजनस बेसेस आपस में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। बट इसके नाइट्रोजनस बेस कैसे हैं आरएनए के, इसके नाइट्रोजनस बेसेस एक्सपोज्ड होते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेसिस को यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है। और वही हमारा क्या होगा, अगर नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज आया यानी जेनेटिक कोड में चेंज आया, कोड में चेंज आया, इसका मतलब म्यूटेशन हुआ। इस वजह से म्यूटेशन रेट हाई किस में होता है, आरएनए में, म्यूटेशन रेट हायर। डीएनए में म्यूटेशन रेट होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है तो म्यूटेशन होगा नहीं, बट म्यूटेशन रेट क्या होगा, डीएनए में स्लो होगा, लोअर। डीएनए में म्यूटेशन रेट कैसा होगा, लोअर होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट डिफरेंस है हमारा, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए ज़्यादातर क्या होता है, आरएनए पाया जाता है वायरसेस में, ओनली इन वायरसेस। डीएनए क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये क्या थे हमारे कुछ डिफरेंसेस। अब हम आगे देखें वो क्या क्राइटेरिया हैं जो किसी एक न्यूक्लिक एसिड को अच्छा जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, फिर उनमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो आगे हमें क्या देखना है, हमने डिफरेंसेस देख लिए डीएनए आरएनए के बीच में। अब हमें वो क्राइटेरिया सब कुछ समझना है कि क्यों, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई एक जेनेटिक मटेरियल, एक बेटर जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, डीएनए का डिफरेंस पढ़ लिया, आरएनए का डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम उसको प्रोटीन से भी कंपेयर कर पाएंगे कि पहले ऐसा माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो प्रोटीन से कंपेयर करके हमें पता भी चल जाएगा कि प्रोटीन क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा, शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो भी जेनेटिक मटेरियल हो उसका एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो अपना रेप्लिका बना सके। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, लिखते टाइम देखें और समझाऊंगा कि रेप्लिका बनाना ज़रूरी क्यों है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। वो जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए जो भी जेनेटिक मटेरियल हो। फिर थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। उसमें कुछ म्यूटेशन की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है, थोड़े डिटेल में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लास्ट क्राइटेरिया है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, अल्टीमेटली हमें चाहिए कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है उसके अंदर कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हो। कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है, प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अल्टीमेटली प्रोटीन का क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, यानी प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा क्या, ये हमारे बनेगा किसी कैरेक्टर में। तो वो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक एक करके हम क्या करेंगे, अब डिटेल में देखेंगे। तो पहला हमारा था, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। शुड बी एबल टू जनरेट इट्स
जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका यानी अपने ही जैसा एक और बनाना ज़रूरी है। अब क्यों अपना रेप्लिका बनाना ज़रूरी है? अब हमें पता है कि सेल डिवीजन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सेल डिवीजन में पढ़ा कि दो सेल्स डिवाइड होते हैं, दोनों सेल्स के बीच क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड करेगा। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा तब जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली चीज़ें हाफ होकर तो नहीं जा सकता कि आधा इस सेल को दे दिया, आधा इस सेल को दे दिया। जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, यानी जैसा डीएनए आरएनए प्रेजेंट था वैसा ही क्या होगा, उसका एक डुप्लीकेट बनाया जाएगा, उसका रेप्लिका बनाया जाएगा। फिर वो रेप्लिका एक नए सेल में, एक नए सेल में, यानी एक सेल से दो सेल बनते हैं तो दोनों ही सेल में दोनों के पास सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल पहुंचना चाहिए, यानी वो अपना इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और क्रोमोसोम डिवाइड करेगा। क्रोमोसोम में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होगा। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। स्ट्रक्चरली स्टेबल, वो जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है लास्ट वीडियो में। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसने हीट किल बैक्टीरिया लिया, हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या किया, उसने आर के साथ रखा तो कुछ देर बाद देखा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी अपने अराउंड एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर के सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गए। एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होते ही आर स्ट्रेन क्या करेंगे, डिजीज कॉज करने लगेंगे, निमोनिया कॉज करने लगेंगे। माउस की डेथ हुई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, डीएनए वहाँ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। तो जेनेटिक मटेरियल हीट किल के बाद भी वो स्टेबल था। डीएनए जब उसको ग्रिफिथ ने हीट किल किया इस स्ट्रेन को, तब पर भी बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई, बट उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो अभी भी स्टेबल था, यानी अभी भी वो अपना काम कर सकता था, वो अब ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करा सकता था, एक फॉर्म आर को एस में चेंज कर सकता था। इसका मतलब क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। हमें पता है डीएनए क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाते हैं, वापस से टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है तो डीएनए रीनेचुरेशन शो करते हैं, यानी वापस से जो डबल स्टैंडर्ड उनका अलग अलग हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई थी, नॉर्मल टेम्परेचर आने पे वापस से वो रीनेचुरेट होकर अपना फंक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड शो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। जानेंगे म्यूटेशन ज़रूरी क्यों है। इट शुड शो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। स्टेबल भी होना चाहिए वो जेनेटिक मटेरियल, और म्यूटेशन भी शो करना चाहिए। म्यूटेशन ज़रूरी क्यों है, म्यूटेशन का मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, यानी कि किसी तरह उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आए, वो चेंजेस वेरिएशन लाएँ, वो वेरिएशन आगे चल के इवोल्यूशन कॉज करें। जेनेटिक मटेरियल के न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में चेंज आया, सीक्वेंस चेंज आया, तो ये हम क्या बोलेंगे, इसे म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या कॉज करेगा, किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन। अल्टीमेटली वेरिएशन विल लीड इनटू इवोल्यूशन। म्यूटेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशन तीनों ही इंटरलिंक्ड है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना है तो उसके लिए वेरिएशन ज़रूरी हो गया। वेरिएशन कहाँ से आएगा, म्यूटेशन से। सो इट शुड शो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन होना चाहिए, बहुत हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन एक छोटे लेवल पे अच्छा है ताकि कुछ वो हार्मफुल इफेक्ट ना कॉज करे, उसके बहुत ज़्यादा फिनोटाइप में चेंज ना ला सके म्यूटेशन। एक छोटे लेवल पे म्यूटेशन ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यानी ये अपने आप को कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ऐसा कुछ एनसीईआरटी ने करके लिखा है। हम लोग क्या देखेंगे, अब ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब हमें क्राइटेरिया को कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी क्राइटेरिया कौन फुलफिल करता है। आरएनए कौन सी क्राइटेरिया फुल करता है, डीएनए क्या फुलफिल करता है, प्रोटीन कुछ फुलफिल करता भी है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग किससे कंपेयर करेंगे इसको, आरएनए से।
सेकेंड वन इज डीएनए से, लास्ट में हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, प्रोटीन से। इन तीनों से हमें क्या करना है, ये क्राइटेरिया कौन फुलफिल करता है ये हमें चेक करना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे रेप्लिका जनरेट करने की। तो डीएनए रेप्लिका जनरेट करता है, हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी पर होने वाला है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, सॉरी एक फॉर्म नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे डीएनए अपना सेम टू सेम कॉपी बनाता है। डीएनए अपना सेम टू सेम कॉपी बनाता है, क्योंकि सेल डिवीजन में आगे जब नए सेल्स बनेंगे दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जहाँ आरएनए की तरह, जहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा वहाँ आरएनए रेप्लिकेशन होगा। बट प्रोटीन कभी भी रेप्लिका नहीं बनाता, प्रोटीन कभी भी रेप्लिका नहीं बनाता। यानी हमारी बॉडी में हम बात करते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन आते कहाँ से हैं? तब अगर प्रोटीन अपने आप का रेप्लिका नहीं बनाता तो प्रोटीन आते कहाँ से? प्रोटीन आते हैं इन्हीं दोनों के थ्रू, यानी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या होती है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन रेप्लिका बनाता है, एक से नया आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी सिंथेसाइज करता है इस प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आगे हम बात करेंगे, अभी के लिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ये अल्टीमेटली प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा पहली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, इट शुड बी जेनेटिकली, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा हमारा केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए हमारा स्टेबल होता है, ये तो हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। आरएनए स्टेबल है कि नहीं है, अब याद हो आरएनए में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पे। राइबोस शुगर में क्या होता है, एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होता है। वो एक्स्ट्रा OH क्या होगा, उसके रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस वजह से आरएनए स्टेबल नहीं होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता है। डीएनए का तो हमें पता था, आरएनए स्टेबल नहीं होता है। अब आरएनए स्टेबल नहीं है तो वो ज़्यादा जल्दी फिनोटिपिक चेंज आ सकता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कोरोना वायरस, हर कुछ दिन पे इसका, हर कुछ मंथ पे इसका क्या एक नया स्ट्रेन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ काम कर रहा है। वो आरएनए का क्या होगा, राइबोस शुगर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होकर वो नया आरएनए, नए टाइप का आरएनए बना दे रहा है। इस वजह से आरएनए जिनमें जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्टिव होता है। सिमिलरली प्रोटीन तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। प्रोटीन के बारे में हमें पता है, प्रोटीन में हम हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है। प्रोटीन टेम्परेचर की वजह से भी स्टेबिलिटी लूज़ करता है, उसको ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन शो करता है हाई टेम्परेचर पे, बट प्रोटीन को हम वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए तो क्या प्रोटीन रीनेचुरेशन शो करेगा? प्रोटीन रीनेचुरेशन नहीं शो करता है, अनलाइक डीएनए तो वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने पे रीनेचुरेशन भी शो करता है। बट प्रोटीन एक बार डीनेचुरेट हो गया तो वो डीनेचुरेटेड ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इट शुड शो द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए। तो डीएनए म्यूटेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, आरएनए म्यूटेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, प्रोटीन म्यूटेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कुछ चेंजेस ऐसे आने चाहिए हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन को लीड करें, इवोल्यूशन में हेल्प करें। तो आरएनए डीएनए वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। प्रोटीन हमारा क्या है, वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता है। इनफैक्ट अभी तक जितने भी हमने क्राइटेरिया देखे, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था हमारा स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा क्या है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही हम आगे चल के देखेंगे डीएनए को हम ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं। स्टेबिलिटी ज़रूरी है ताकि फिनोटाइपिक में कोई चेंज ना आए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऐसा कोई मेजर फिनोटाइप चेंज ना आ जाए कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, ऐसा कुछ मेजर फिनोटाइपिक चेंज नहीं आए। बट हाँ, थोड़े वेरिएशन आने चाहिए, वो भी ज़रूरी है। आरएनए भी शो करता है, डीएनए भी शो करता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्राइटेरिया हमारा, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। तो डीएनए एक्सप्रेस होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन अल्टीमेटली एक्सप्रेस होता है। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर लेता है, बट प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। डीएनए एक्सप्रेस होता है, आरएनए एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, चारों क्राइटेरिया हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, प्रोटीन कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है।
आरएनए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, डीएनए सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और जो हमारा मेन क्राइटेरिया था आरएनए उसी को फुलफिल नहीं कर रहा है। स्टेबिलिटी ही हमारी मेन क्राइटेरिया है और आरएनए उसी को नहीं फुलफिल कर रहा है। इस वजह से क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कुछ चीज़ें और आगे देखते हैं। एंड नाउ दैट वी नो डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, हम कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं कि डीएनए और बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है। तो मेन फीचर हमारा क्या था, स्टेबिलिटी। पहला फीचर हमारा क्या है, यानी पॉइंट वाइज एनसीईआरटी ने जो पैराग्राफ में चीज़ें समझाई है उसे मैं यहाँ लिखे और क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। तो आरएनए में क्या है, OH प्रेजेंट ऑन आरएनए, OH present on second carbon of RNA is reactive. OH present on second carbon of RNA is reactive. अब RNA कैसा है, रिएक्टिव ज़्यादा है। रिएक्टिव ज़्यादा है तो यानी RNA की स्टेबिलिटी कम है, RNA की स्टेबिलिटी कम है। तो ये एक रीज़न क्या हो गया, डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारा आरएनए से। और यही हमारा क्या था, स्टेबिलिटी ही हमारी मेन क्राइटेरिया थी। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होने, यानी म्यूटेशन रेट की अब हम बात करने वाले हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड। हम लोग एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। यानी मोस्टली आरएनए कुछ इस तरह होगा, इसके नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे प्रेजेंट होंगे। डीएनए मोस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल हमने पढ़ रखा है, तो इसके नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ होंगे, अंदर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रखे होंगे। ये हो गया हमने क्या कर लिया, दोनों के स्ट्रक्चर्स को बना लिया। अब आरएनए में हम देख सकते हैं इसके नाइट्रोजनस बेस, ऑब्वियस चीज़ है, दोनों में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। इसमें AUGC होगा, उसमें क्या होगा, ATGC। इसके नाइट्रोजनस बेसिस कैसे हैं, एक्सपोज्ड हैं, यानी बाहर की तरफ है। इसके नाइट्रोजनस बेसिस कैसे हैं, अनएक्सपोज्ड। डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस अनएक्सपोज्ड है। अब अनएक्सपोज्ड है यानी ज़्यादा स्टेबल है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, बट इसके नाइट्रोजनस बेस में क्या है, एक तो इसका इसका राइबोस शुगर भी क्या है, रिएक्टिव है, प्लस इसका जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो क्या है, एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड है तो क्या हो सकता है, अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ सीक्वेंस मान लेते हैं, AUCGU कुछ भी सीक्वेंस ले लेते हैं। अब ये एक्सपोज है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस करके दूसरा नाइट्रोजनस बेस ला सकते हैं। और यही तो म्यूटेशन होता है जेनेटिक कोड में, आगे हम लोग जानेंगे कोडॉन क्या होता है। किसी भी नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में चेंज आने से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में चेंज आने से क्या होगा, म्यूटेशन कॉज करेगा। इस वजह से म्यूटेशन कॉज करेगा, ज़्यादा इवॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन शो करते हैं, वो और जल्दी इवॉल्व होते हैं। म्यूटेशन रेट हायर बिकॉज एक्सपोज एंड कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे क्या था, म्यूटेशन रेट लो, म्यूटेशन रेट हायर, म्यूटेशन रेट लोअर। इनमें म्यूटेशन रेट हाई है, इनमें म्यूटेशन रेट लो है। फिर आरएनए मोस्टली एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए कैसे काम करता है, मोस्टली दे एक्ट एज कैटलिस्ट। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। आरएनए मोस्टली एक्ट एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट है तो रिएक्टिव होगा, कैटलिस्ट है तो रिएक्टिव होगा। इस वजह से क्या हो गया, फिर से हमारा जेनेटिक मटेरियल बेटर कौन सा है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल बेटर है। फिर एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में नीचे की तरफ दिया गया ब्रैकेट में, एनसीईआरटी में नीचे की तरफ ब्रैकेट में दिया गया, काफ़ी लोग का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है कि क्या लिखा है वहाँ पे लिखा गया है कि थायमिन के अंदर प्रॉपर्टी होती है क्या, रिपेयर करने की। थायमिन के अंदर प्रॉपर्टी होती है रिपेयर करने की। अब थायमिन प्रेजेंट कहाँ है, थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसलिए थायमिन के अंदर प्रॉपर्टी होती है डीएनए रिपेयर करने के लिए। बट आरएनए के अंदर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है जो रिपेयर वाली प्रॉपर्टी शो करता हो। इस वजह से वापस से क्या हुआ, हमारा डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल हुआ। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट,
Thymine present in DNA. Thymine present in DNA shows the property of DNA repair. थायमीन डीएनए रिपेयर की प्रॉपर्टी शो करता है। फिर आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट। क्या क्या पॉइंट्स हम लोग पहले देख लिए। पहला पॉइंट था हमारा सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, इस वजह से आरएनए रिएक्टिव ज़्यादा स्टेबल कम है, डीएनए मोर स्टेबल है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, उसके बाद आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से आरएनए में म्यूटेशन रेट हाई होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजनस बॉन्ड आपस में कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल डीएनए। थर्ड पॉइंट हमारा था आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हम देखेंगे आगे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट है, इसका मतलब रिएक्टिव है, डीएनए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता है। थोड़ी देर पहले हमने डिफरेंसेस में ही देखा था कि डीएनए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता है। डीएनए को इनफैक्ट आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है अपने कुछ रिएक्शन कराने के लिए, तो डीएनए वापस से हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। फोर्थ पॉइंट था हमारा क्या, थायमिन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, रिपेयर करने की। थायमिन प्रेजेंट कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए में। इसका मतलब डीएनए के अंदर रिपेयर की टेंडेंसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट में दिया गया है, इस पर स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो यहाँ से काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगा कि आरएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है कि क्या, थायमिन के अंदर ये प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है कि वो रिपेयर करा सके। इनफैक्ट हम बात करें थायमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर के बारे में, थायमिन और यूरासिल में डिफरेंस क्या था। न्यूक्लिक एसिड वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यूरासिल और थायमिन। थायमिन को हम लोग बोलते हैं 5 मेथाइल यूरासिल, थायमिन को हम लोग बोलते हैं 5 मेथाइल यूरासिल। थायमिन का सेकंड नाम है, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है 5 मेथाइल यूरासिल, यानी उसके फिफ्थ कार्बन पे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब मेथाइल ग्रुप क्या करेगा, मेथाइल ग्रुप थायमिन को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो गया हमारा क्या, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि थायमिन ज़्यादा स्टेबल है, थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। अब लास्ट पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, हमने क्या है उसको लिखा नहीं है। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट, आरएनए हाई रेट से म्यूटेट करता है। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया क्यों, स्टेबिलिटी कम है इस वजह से, सिंगल स्ट्रैंडेड है इस वजह से। फिर एनसीईआरटी ने एक पॉइंट रखा है इसी से रिलेटेड, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, एज और विथ चेंज इन फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। अब जब हम सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने पांचों पॉइंट देख लिए हैं, आई होप आप लोगों ने ये पांचों पॉइंट नोट भी किए होंगे, डिफरेंसेस भी नोट किए होंगे, क्राइटेरिया भी नोट किए होंगे। क्यों, अगर सिर्फ वीडियो देखा तो वो काम नहीं आएगा, खुद के पास हमारे नोट्स होना चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ को कोशिश करना चाहिए आप लोगों को कि वीडियो के देखते टाइम ही ग्रैब कर ले, और जो चीज़ें ना याद रख पाएँ उसे क्या हमें नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों ने ये सब किया होगा। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो उसका अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ऐसा ना हो कि वो लाइफ साइकिल के दौरान कुछ चेंजेस उसमें आ रहे हों, एज जैसे जैसे बड़ी, ऐसा ना हो कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहे हो, या फिर फिजियोलॉजी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज आ रही है, तो इसका ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल भी चेंज होने लगा। इसी वजह से डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ये जो रीजंस मैंने बताए कि क्या फिजियोलॉजी में चेंज आने से नहीं चेंज होना चाहिए, एज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, लाइफ साइकिल के साथ जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं आना चाहिए, इस वजह से डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल है तो ज़्यादा इजीली स्टोर किया जा सकता है। तो डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूँ। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए बीइंग मोर स्टेबल is preferred for storage of जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंस,
ऐसा कुछ बायोमोलिक्यूल जो क्या करता हो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता हो, साथ ही साथ क्या करता हो, ट्रांसमिट भी करता हो। तो स्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हमारा मेन क्राइटेरिया था। इस वजह से डीएनए इज़ प्रिफर्ड, बीइंग मोर स्टेबल इज़ प्रिफर्ड फॉर जेनेटिक मटेरियल। फिर बात करेंगे आरएनए इज़ बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की दोनों चीज़ होनी चाहिए, उसको स्टोरेज भी ज़रूरी है, उसका ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ज़रूरी है। और आरएनए को हम प्रेफर करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, डीएनए को हमने प्रेफर किया स्टोरेज के लिए, आरएनए को हमने प्रेफर किया ट्रांसमिशन के लिए। क्यों? आरएनए इज़ बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अभी जानेंगे हम लोग ऐसा क्यों बोला गया है। आरएनए इज़, ये दोनों ही लाइन एनसीईआरटी की हैं, आरएनए इज़ बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों बोला गया? अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन करा के किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराना है। अब डीएनए में ये चीज़ कैसे होता है, डीएनए में सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, इनफैक्ट स्पेसिफिक बोलूँ तो एमआरएनए बनाता है। आरएनए क्या करता है, फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना लेता है, ट्रांसलेट। आगे जब हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में जानेंगे इसको ट्रांसक्रिप्शन ही क्यों बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन ही क्यों बोलते हैं। तो आरएनए क्या बना लेता है, प्रोटीन। अल्टीमेटली प्रोटीन से क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन, किसी कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये हुआ डीएनए के अंदर, हमें ट्रांसमिशन की बात करें। अब जिन ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे एक स्टेप कम होता है, वहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये ज़्यादा इफिशिएंट प्रोसेस है, एक स्टेप कम लिया जा रहा है यहाँ पे। देयरफॉर वायरसेस हैव फास्टर, अच्छा तो यहाँ पे दिया गया है वायरस, जिन वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह आरएनए काम करता है, वहाँ पे हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होती है। तो ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं था यहाँ पे, हमने क्या किया, ये टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों के सभी कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो गए होंगे। इनफैक्ट अब क्या करना चाहिए, हम लोग को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवाइज हम कैसे करेंगे, जो चीज़ें मैंने बोली उसको वापस से ना रिपीट करके, ऑब्वियसली वीडियो है आपके पास, मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बार एनसीईआरटी आप लोगों के लिए डिस्कस कर लूँगा, क्या जो हमने पढ़ा वो सब एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो एनसीईआरटी ने स्टार्ट कैसे किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, लास्ट एक्सपेरिमेंट में पहले पैराग्राफ में दिया गया कि हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ा वहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन और डीएनए में से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इट बिकम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर इट subsequently become clear that in some virus RNA also act as genetic material। वहाँ तो हमें डीएनए पता चल गया, आगे चल के कुछ रिसर्चेज हुई तो ऐसा भी पता चला कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। कहाँ कहाँ हमने एग्जांपल देखा था, HIV, TMV, QB बैक्टीरियोफेज, तो वो सारे नाम भी यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फिर यहाँ क्या किया है, वही एनसीईआरटी ने बोला कैन यू रिकॉल द 2 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए। 2 डिफरेंसेस के, हमने तो कई सारे डिफरेंसेस देख लिए डीएनए के आरएनए के। फिर वो क्राइटेरिया दी गई है कि जो किसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, रेप्लिकेशन। सेकंड स्टेबिलिटी। थर्ड क्राइटेरिया इज म्यूटेशन एंड फोर्थ क्राइटेरिया इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यानी मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स की बात की थी, जिस तरीके से मेंडेल के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते वैसे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन होना चाहिए। फिर एक एक करके पैराग्राफ में दिया गया है, इफ़ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट because the rule of base pairing both nucleic acid DNA RNA are able to direct। हाँ, यहाँ क्या दिया गया है, बेस पेयरिंग की वजह से दोनों ही क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि रेप्लिकेशन वाली क्राइटेरिया दोनों फुलफिल करते हैं। सेकंड क्या क्या है, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल। प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं करता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। आप लोगों का यहाँ मैं काम ईजी कर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी भी एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। The genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle। जो अभी हमने तुरंत पढ़ा, genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle। फिर वहाँ क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की भी बात की गई। ग्रिफिथ में कैसे डीएनए स्टेबल था, भले उसको हीट किल कर दिया गया बट उसने अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं की। This now can easily be explained in light of DNA that 2 strands being complementary if separated
फ्रॉम बाई हीटिंग कम टुगेदर। वही चीज़ लिखा है कि हीट करने पे क्या होगा, अगर सेपरेट हुए यानी डीनेचुरेट हुए डीएनए, वापस से कम टुगेदर यानी रीनेचुरेट हो जाते हैं। एनसीईआरटी ने टर्म नहीं यूज़ किया डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया तो है बट उसका टर्म नहीं यूज़ किया कि डीनेचुरेट बोलते दोनों स्टैंड को अलग होना, रीनेचुरेट वापस से टेम्परेचर नॉर्मल आए तो रीनेचुरेट भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी इस वजह से पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया सब कुछ है, स्पेसिफाई करके उसका नाम नहीं दे रखा है बस। फिर आरएनए इज ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक, ये भी हमने देखा है, hence more reactive, therefore DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA, therefore among the two nucleic acid DNA is better genetic material. In fact the presence of thymine, जो हमने बात की थाइमिन के अंदर रिपेयर टेंडेंसी होती है वो सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से डीएनए के अंदर रिपेयर वाली टेंडेंसी भी शो होती है। फिर लास्ट में क्या दिया है, बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, in fact RNA being unstable mutate at faster rate, ये भी हमने जाना है। Consequently virus having RNA genome have shorter life span, जिन वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वहाँ लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है एंड दे म्यूटेट एट हायर रेट, उनमें म्यूटेशन रेट भी फास्टर होता है और इवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि सिंगल स्टैंड है, जल्दी जल्दी वेरिएशन आएगा, जल्दी जल्दी इवोल्यूशन होगा, तो सब कुछ हमें क्लियर है। लास्ट पैराग्राफ क्या किया गया है, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हैंड कैन बी एक्सप्रेस एज कैरेक्टर, ये जो हमने बात की RNA डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने में। DNA however is dependent on RNA, DNA RNA पे डिपेंड करता है किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। The protein synthesis machinery has evolved around RNA, आगे हम लोग देखेंगे जब कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यानी ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस, ये RNA पे डिपेंड करता है। बट DNA being more stable is preferred as genetic material। तो इसके साथ क्या हुआ, हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, वीडियो पढ़ लिया। अब आप लोग के ऊपर है कि क्या करें, यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड लगाएं, जो भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस पेपर अटेम्प्ट करें, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी मिल जाएगा, एग्जाम में भी आया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।